आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हम इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। आइए आगाज करेंगे अपने जम्मू कश्मीर की खबरों का। अलवर में हुए मॉब लिंचिंग की वारदात का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि जम्मू कश्मीर के रामबन में मॉब लिंचिंग की एक और वारदात पेश आई। रामबन के मकरकोट में नाम नेहाद बदमाशों ने गौरक्षा के नाम पर 65 साल के एक बुजुर्ग की पिटाई कर दी। जख्मी बुजुर्ग को रामबन जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बुजुर्ग की पहचान अब्दुल हमीद शेख के तौर पर हुई है। बुजुर्ग ने बतरू गांव से एक भैंस खरीदी थी, जिसे लेकर वो अपने गांव की तरफ जा रहे थे। इसी बीच कुछ नामालूम बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। हमीद ने साफियों को जानकारी दी कि पिटाई के दौरान उनसे 70,000 रुपए भी लूटे गए हैं। फिलहाल इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान परबत सिंह, संदीप सिंह और धर्म सिंह के तौर पर हुई है। गबन थी, घर के लिए चला रहा था और आगे आ गया यार में, आगे यार से आगे थोड़ा आ गया। वहाँ से पीछे में मुझे 8 बंदे आ गए। उन्होंने नाले में मुझे पकड़ के और मारपीट किए और मेरे कपड़े फाड़ दिए। फाड़ कर कपड़े में नंगा रहा और 65-70,000 रुपया मुझे जेब में थे, वो लेके फिर 6 आदमी भाग गए। 2 आदमी मैंने आवाज़ थोड़ी दी है, उन्होंने मुझे मेरा मुँह भी बंद किया। रात भी यहीं था। कल 4 बजे 5 बजे 6 बजे में रामपुर में आया, उन्होंने रेफर किया बलहाल में। उन पर हमला किया, उन पर ज़बरदस्त, उस बूढ़े पर ज़बरदस्त मारपीट की। अगर उसकी हालत देखी जाए, उसकी बड़ी खस्ता हाल है और उसको ज़बरदस्त तरीके से शदीद ज़ख्मी किया गया है। उसकी जो है, उसको बाद में जब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आई मौके पर, उसकी उसकी जो मौके की वजूहत देखी, उसको वहाँ से लाकर फिर रामसू एडमिट किया। उसके बाद उसको बानियाल रेफ़र किया गया। हम ये गुजारिश करना चाहते हैं यहाँ SHO रामसू से और हमारे मुतलका हुकाम से कि ऐसे जो चंद अनासिर है जो हमारे भाईचारे में फूट डालने की कोशिश करते हैं, उन फूट डालने वालों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इस वक्त रामबन से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी जुड़ेंगे, तो आपको बता दें एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई है और ये मॉब लिंचिंग का मामला बताया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ रफीक खान, हमारे रिपोर्टर रामबन से हमारे साथ है फोन लाइन पर। रफीक, जानना चाहेंगे आपसे, ये वारदात मॉब लिंचिंग है या फिर लूट की वारदात को लिंचिंग की शक्ल दी जा रही है? जी मैम, देखिए ये जो मसला कल शाम को पेश आया है, असल में एक बुजुर्ग जो है अब्दुल हमीद शेख सनाब गुलाम मोहम्मद, ये असल में मील का रहने वाला है सर। क्योंकि इसको उस वक्त कुछ बदमाशों ने मारा है जब वो अपनी घर के लिए एक दूध वाली भैंस जो ले जा रहा था। फिर 2 किलोमीटर के फासले तय करके उन पर कुछ ऐसे अपराध ने हमला किया और बहुत शदीद जख्मी किया। लेकिन जराये के मुताबिक हमला करने वाले जो जितने भी लोग थे वो गैर मुस्लिम थे, जिसमें से कुछ खवातीन भी शामिल थी। जी, तो जानना चाहेंगे आपसे, क्या कार्रवाई केस किस तरह का बना चुकी है पुलिस? क्या ये लूट का मामला देख रही है पुलिस, या फिर क्योंकि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, या फिर ये एक बार फिर गौ तस्करी के नाम पर या मुबैना तौर पर जो गौरक्षक बनते हैं उनकी तरफ से की गई मॉब लिंचिंग की वारदात है? जी, जराये के मुताबिक तो ऐसा ही माना जाता है कि गौ रक्षक के नाम पे इस बुजुर्ग को जो है वो पीटा गया है। क्योंकि पुलिस FIR जो लगी है उसमें 57 दफा 349/323/504/506/382/147 RPC के तहत जो है इनका जो FIR है वो दर्ज किया गया है। गिरफ्तार शुदा जो अपराध है उनमें से परबत सिंह, संदीप सिंह, धर्म सिंह जो मुकामी मकरकोट के ही, मतलब उधर जो इलाके जहां पर मतलब हमला हुआ है वहां के रहने वाले हैं। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया रफीक खान रामबन से। तो रामबन में भी एक बुजुर्ग के साथ मारपीट, ये भैंस लेकर जा रहे थे, रास्ते में कुछ लोगों ने इन्हें घेर लिया और उनकी पिटाई कर दी और इनका यह इल्जाम है कि इनसे 70,000 रुपए भी लूट लिए गए।
और जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने चैनलों पर आयत पाबंदी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को उन चैनल की शिनाख्त वाज़ेह करनी चाहिए जो फिरकावाराना मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह हो कि चंद दिनों पहले ही गवर्नर ने पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब से नश्र होने वाले 30 चैनलों पर वादी में देखे जाने पर पाबंदी आयद करने का हुक्म जारी किया था। इनमें कुछ मजहबी चैनल भी हैं। तो महबूबा मुफ्ती ने सवाल किया है कि आखिर ये कार्रवाई जो की गई है किस बिना पर की गई है, और उनका कहना है कि उन चैनलों की शिनाख्त होनी चाहिए जो कि इस तरह के मामले में मुलव्वस हैं। आपको बता दें, जो मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, फिरकावाराना मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे चैनलों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नर ने पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब से नश्र होने वाले 30 चैनलों पर वादी में पाबंदी लगा दी है और इनमें से कुछ मजहबी चैनल भी है, जिसको लेकर के तमाम रद्दमल भी सामने आते रहे हैं। सियासी जमातों के लोगों के भी रद्दमल सामने आते रहे हैं। अब साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में डैमेज कंट्रोल की कोशिशें होने लगी हैं। पार्टी के सीनियर लीडर और नायब सदर सरताज मदनी ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपना इस्तीफा पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती को सौंप दिया है। यह कदम पार्टी को मजबूत करने और एकता को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। गौरतलब है कि पार्टी में इंटरनल क्लैशेस जारी हैं। पार्टी के कुछ एमएलए और एमएलसी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और वो खुले तौर पर पार्टी की मुखालफत कर चुके हैं। उन्होंने महबूबा पर कुनबा परस्ती को फरोग देने का इल्जाम लगाया है। सरताज मदनी भी महबूबा मुफ्ती के रिश्तेदार हैं और जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कुनबा परवरी का इल्जाम लगा करके नाराज एमएलए को मनाने के लिए यह इस्तीफा दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर पीडीपी स्पोक पर्सन रफी अहमद मीर का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। पीडीपी के नायब सदर सरताज मदनी ने आज अपना इस्तीफा रियासत के साबिक वज़ीर आला और पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती को पेश किया। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीडीपी के तर्जुमान आला रफ़ी मीर साहब। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी मीठे से बात करने के लिए। मीर साहब, क्या ये उन लीडरान की जो डिमांड थी या जो अभी तक मीटिंगें चली जो बीजेपी और पीडीपी अलग होने के बाद, उसी के नतीजे में ये अमल उठाया गया? नहीं, ये कोई डिमांड और शिकायतों की बात नहीं है। अलबत्ता ये है कि अब जब हमारे पास सरकार नहीं है तो हमारे पास बहुत सा लीडर्स का तादाद बढ़ गया जो पार्टी के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारी मीटिंग्स हुई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की, जोन सदूर साहिबान की, एमएलए साहिबान की, वहाँ महबूबा जी का ये इरादा है कि वो पार्टी को रिवैम्प करना चाहती हैं, असरना एक्टिविटीज़ बढ़ाना चाहती हैं। तो उसमें कुछ तब्दीलियाँ भी रोनुमा हो सकती है। तो इसलिए सरताज साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया वो इसलिए है कि ताकि प्रेसिडेंट साहिबा को एक फ्री हैंड मिले, वो किस आदमी को कहाँ पर रखना चाहते हैं और किसके साथ मशवरा होगा, कैसे होगा, उसके लिए। तो मीर साहब, क्या नायब सदर का मतबादल आएगा, जानशीन आएगा, या और भी ओहदे हैं जो खाली हो जाएंगे बाद में पूरे किए जाएंगे? पार्टी में बहुत से ओहदे होते हैं हमारे, और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों के लिए जब पार्टी एजेंडा पे हमें काम करने का इरादा है तो उसमें हम नए लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो उसमें हो सकता है कुछ तब्दीलियां रोनुमा हों, नए चेहरे भी सामने आएंगे, पुराने भी काम करेंगे। तो इस तरीके का फैसला होने वाला है जो अनकरीब भी सदर मोहतरमा लेंगी। अभी हम पार्टी की मीटिंग्स तो हो चुकी हैं, इसके बाद वो लिस्टलेटर्स के साथ भी एक राउंड करने वाली हैं, उसके बाद फाइनल फैसला। मीर साहब, हमने इमीडिएट रिएक्शन किया। जो लोग नाराज़ हैं, नाराज़ लीडरों का कहना है कि उन्होंने कठिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया, कहा कि एक ड्रामा है, कि ये अब्दुल मजीद पार्टर के मुताबिक उनका कहना है कि मदनी साहब को निकालना चाहिए था, ना कि उनका इस्तीफा लेकर एक माहौल बनाना चाहिए था। नहीं, उनकी नज़रों में उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, ड्रामा या कुछ, मेरे ख्याल में से वो बिल्कुल बात ऐसी नहीं है। पार्टी को रिवैम्प करना हो और एक फ्री हैंड प्रेसिडेंट को देना है, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा पेश किया। अगर प्रेसिडेंट साहिबा चाहती वो तमाम अहदेदारों को तहलील भी कर सकते, उनके पास ऐसे इख्तियारात हैं, वो इनको एक ही ऑर्डर में तहलील कर सकती है। लेकिन बेहतर ये रहता है एक कंसेंसस हो, एक पार्टी में हर बंदे की राय ली जाए। हो सकता है कभी अच्छी निचली सतह से भी एक अच्छी राय आ जाती है जो पार्टी के लिए आगे मौसर साबित हो सकती है। आखिरी सवाल होगा रफ़ी साहब के, नाराज़ लीडरों का यह भी कहना
कहना है कि उनकी नज़र जो है पावर पे है, 3 साल वो ज़ाया नहीं करने चाहते हैं। और ज़राए के हवाले से ये भी खबर है कि बहुत सारे लीडर मीटिंगों में भी शामिल होते हैं लेकिन बी टीम के साथ भी हैं, तो कह रहे हैं हमारे पास नंबर बराबर है। ये जो 2 जगह पे हाजिरी होने की बात है, ये एक आम आदमी के लिए या आपको या मेरे लिए गेस करना बड़ा मुश्किल है। हम यही जानते हैं कि हमारे साथी आ गए, हमारे साथ बैठे, उन्होंने अपनी राय प्रेसिडेंट साहब को दी और हमें उम्मीद है कि हम सब इकट्ठे हैं। इलेक्शन की तैयारी, पार्लियामेंट इलेक्शन तो आने वाला है, वो हम टाल तो सकते नहीं हैं। तो 2019 में इलेक्शंस हैं, हम उसकी स्ट्रेटजी तय करने वाले हैं, तय करेंगे और क्या मुद्दा लेकर कैसे लोगों के सामने जाएंगे उस पर बातचीत होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। रफ़ी अहमद मीर के मुताबिक पीटीपी के तर्जमान आला कि पार्टी में जो भी इख्तलाफात होंगे घर में उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। मीटिंग का सिलसिला जारी है लेकिन तय पाया गया कि तंजीमी ओहदे जो हैं वो फ़िलहाल तहलील किए जाएँ और कुछ नए पुराने चेहरे जो हैं एक अच्छे अंदाज के साथ, नए अंदाज के साथ पीटीपी जो है वो रिमैप की कोशिश करेगी और वापसी पर देखेंगे कि पीटीपी में जो अंदरूनी इख्तलाफात थे उनको दूर करने की ज़रूरत शायद थी भी। फारूक वानी के साथ से तजम्मुल ज़ी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। इधर बीजेपी महिला मोर्चा की नई सदर रजनी सेठी का आज चित्रकूट नगर वाक़ पार्टी ऑफिस में इस्तकबाल किया गया। कारकुनों ने नई सदर को पगड़ी पहनाई और उन्हें चुन्नी गिफ्ट करके उनका इस्तकबाल किया। तकरीब के दौरान रियासती सदर रविंद्र राणा, जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल, महिला मोर्चा की पहली सदर पूर्णिमा गुप्ता भी मौजूद रही थी। इस मौके पर उन्होंने कारकुनों से पार्टी कामों में ज्यादा वक्त सर्फ करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मोर्चा खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जोर शोर से काम करता रहेगा। हमारी नवनिर्वाचित अध्यक्ष मैं अपने संगठन का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे आज ये जिम्मेवारी दी महिला मोर्चा की अध्यक्षा का कार्यभार संभालने की। मैं उनको आश्वासन देना चाहूँगी अपने संगठन को कि जो उन्होंने मुझ पर उम्मीद रखी है उस उम्मीद को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। अपने संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करूँगी और आने वाले जो भी चुनाव रहेंगे हमारे प्रदेश में, चाहे कॉरपोरेशन के हों चाहे पार्लियामेंट के हों, तो उन चुनावों में महिलाओं की पूरी भागीदारी रही। और पीछे भी जब मैं अपने उपाध्यक्षा के नाते काम किया, मुझे कभी ये कमी महसूस नहीं हुई कि संगठन की तरफ से कोई कमी हमें मिली। उन्होंने शाना बशाना, कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सहयोग किया और आगे भी वो सहयोग करेंगे, इतनी उम्मीद है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा में इतवार की देर रात मिलिटेंट्स ने बीजेपी लीडर के घर पर हमला कर दिया। हालांकि हमले में किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। सराय के मुताबिक पुलवामा जिले के प्रीचू इलाके में 3 दहशतगर्दों ने बीजेपी लीडर गुलजार अहमद नेंगरू के घर पर गोलीबारी की। इस दौरान बीजेपी लीडर के बॉडीगार्ड्स ने जवाबी गोलीबारी की, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। नेंगरू पुलवामा से बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं और इस बीच वारदात के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को वारदात वाली जगह की तरफ रवाना किया गया, जिन्होंने पूरे इलाके को घेरकर हमलावरों को पकड़ने की मुहिम शुरू की और हमलावरों का लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। तो कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ छेड़े गए ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस को 24 घंटे में तीसरी बड़ी कामयाबी मिली। इस कामयाबी के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस के ज्वाइंट पार्टी ने लश्कर तैयबा के एक मिलिटेंट को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मिलिटेंट की शिनाख्त 23 साल के वागर अहमद मलिक के तौर पर हुई है। दहशतगर्द कुपवाड़ा का रहने वाला है और उसके कब्जे से AK-47 राइफल के 613 कारतूस, एक UBGL लॉन्चर समेत कसीर तादाद में सामान बरामद किया गया है। उधर यौम आजादी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर आबिद राशिद शाह की सदारत में आला सतही मीटिंग हुई। मीटिंग में मुख्तलिफ महकमे के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ पूरा ताउन करने की हिदायत जारी की गई। महकमे के अफसरान ने कहा कि वो अहलकारों की जिम्मेदारियों का पहले से तयन कर दें ताकि यौम आजादी की तकरीब बेहतर तरीके से इख्तिताम पजीर हो सके। तो यौम आज़ादी की तकरीब बेहतर तरीके से और बाहिफाजत पूरी करने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और श्रीनगर में इसको लेकर आला अधिकारियों की मीटिंग भी हुई।
कोलकाता में वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें इस वक्त राज्यसभा एमपी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शिरकत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कोलकाता से। Is luck more important or effort more important? And also we see that lot of people excel or youth excel. If you look at in our country, or if you look at surrounding your own environment, you will see that boys and girls from government school, from municipal schools, they are excelling far better than our kind of children. They're getting best of their education. They are sent in Harvard everywhere, but somewhere we feel that they are lacking despite all resources available. तो मैं मानता हूं इस बात को कि जो हमारा प्रारब्ध है, जो हमारा कर्म है, जो हम एफर्ट्स करते हैं, जो आज तक हमने एफर्ट्स किए, आज से पहले जो एफर्ट्स किए, जो कर्म हमने किए, उसके कारण से हम जो आज हैं वो हैं। और अब के बाद जो कर्म करेंगे, जो एफर्ट्स करेंगे, उससे हमारा फ्यूचर बनेगा। ये एक वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट आज केवल कोई शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है। दिस फैक्ट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द साइंटिफिक वर्ल्ड ऑल्सो, एंड द साइंटिफिक वर्ल्ड हैज ऑल्सो एक्सेप्टेड our Hindu philosophy of rebirth. Because many times some things are happening with us, good or bad, we do not know the reason. And ultimately they say that it is your karma, maybe your previous life, which is giving you a result now, or reward now, or it is punishing now. It can be either or. So my belief is that our karmas will be they are supreme. और क्योंकि हम उनको जानते नहीं हैं, we do not know sometimes our past karmas, because they could be of past life. That's why हम उसको तकदीर से जोड़ लेते हैं। हमारी तकदीर अच्छी थी या कर्म पर हमारे अच्छे थे, वही कारण है कि हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया। अदरवाइज देयर आर, अगर किताबों को माने तो 84 लाख योनि है, पता नहीं कितने, किसी भी जीव के उसके अंदर हम जा सकते थे। ये हमारे अंदर का जो मैं बोल रहा है वो जा सकता था। तो कर्म अच्छे थे तभी हम मनुष्य योनि में आए। अब कई बार हम अपने आप को अब कर्म ठीक नहीं करेंगे तो आगे फिर भुगतना पड़ेगा, हमको ही भुगतना पड़ेगा। तो मुझे नहीं पता आपको वेदर यू आर सेटिस्फाइड विद दिस आंसर और नॉट। जो अब दूसरा एक पहलू इसका जो है, जिसको हम ज़्यादा महत्व देते हैं या वी एक्सेप्ट इट मच मोर, इज सेकेंड पार्ट इज ऑफ द बिलीफ। क्योंकि तकदीर में भी तभी आप तकदीर को मानेंगे अगर आपको उसके अंदर भरोसा है। इफ यू बिलीव कि देयर इज ए तकदीर एंड किस्मत, और जो भी आप नाम दें, और उसको फिर आपने स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ दिया या भगवान से जोड़ दिया, तो वहां मैं मानता हूं, क्योंकि जब आदमी, आपने देखा, मैंने ये भी एक कोट किया है, और आपके बंगाल की एक ये बड़ी स्टोरी है कि जब बंगाल में 70s में ट्रेड यूनियनिज्म इतना बढ़ा, बहुत ज़्यादा व्यापारी यहाँ से छोड़ के भागे। कोई महाराष्ट्र में चला गया, कोई गुजरात में चला गया, कोई कहीं चला गया। सब जगह फैक्ट्रीज में स्ट्राइक्स हुई, ये सब कुछ हुआ। लेकिन एक समूह ऐसा था जहाँ पे स्ट्राइक्स नहीं हुई, वो बिरला समूह। बिरला ग्रुप की कोई भी फैक्ट्री बंगाल में उस समय भी स्ट्राइक्स नहीं हुई। क्यों नहीं हुई?
कभी सोचा आप में से किसी ने? कोई बता सकेंगे आप में से? वो नहीं हुई क्योंकि बिरला जी की हर फैक्ट्री में एक मंदिर है और उन्होंने कहा अपने लोगों से, भाई देखो, जो तुम काम कर रहे हो मेरे लिए, कंपनी के लिए, उसके लिए तुमको तनख्वाह मिलती है, मजदूरी मिलती है, मैं तुम्हारा मालिक, तुम मेरे मजदूर, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो भगवान को तुम्हारे साथ यहाँ बिठा दिया, उससे मांग लेना। तो वो, और जब वहाँ पे वो आदमी जाता है भगवान के मंदिर के अंदर, उसको कुछ भी तकलीफ हो, बेटी का ब्याह करना हो, कोई बीमारी है परिवार में, कुछ है, गरीबी है, वो प्रार्थना करता है वहाँ पे मन से, और जब बाहर निकलता है तो उसके मन में एक विश्वास जागता है। तो डॉक्टर सुभाष चंद्रा राज्यसभा मेंबर इस वक्त कोलकाता में एक प्रोग्राम में शामिल हैं जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर किया जा रहा है। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे, लौट रहे हैं, आप रहिए कश्मीर एक्सप्रेस के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। डल झील में अब सयाहों की सैर के लिए सोलर एनर्जी से चलने वाली मोटर बोट की शुरुआत हुई। सोलर एनर्जी से चलने वाली ये किश्ती किसी बड़ी कंपनी ने नहीं बनाई, बल्कि पंजाब के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे कश्मीरी तलबा की मेहनत का नतीजा है। नेहरू पार्क डल झील में एक तकरीब के दौरान एक किश्ती को पानी में उतारा गया। इस दौरान कसीर तादाद में लोगों की मौजूदगी रही। दिलचस्प बात यह रही कि एक बार चार्ज होने पर यह किश्ती 2 घंटे तक पानी में सैर करा सकती है। पानी की लहरों को जब यह किश्ती चीरते हुए आगे बढ़ती है तो शोर भी ज्यादा नहीं होता और डीजल से चलने वाली मोटर की तरह आलूदगी भी नहीं फैलती है। One of the most world-renowned freshwater lakes. इसमें there's a lot of issues in this, और ये टूरिज्म पोटेंशियल को डाउटेल करके अपनी क्रिएटिविटी को इस बाबत एक कंस्ट्रक्टिव अंदाज में यूटिलाइज करना, आई थिंक दिस इज कमेंडेबल एंड दिस किड्स हैव शोन अस द वे फॉरवर्ड एज टू हाउ वी कैन बी इनोवेटिव इन आवर ओन क्रिएटिव डोमेन्स, एंड आई वुड रियली लाइक टू कंग्रेचुलेट द किड्स हु हैव spent a lot of effort in this and come up with this very novel idea of a solar powered shikara. सर एक्चुअली हमारा हमें कॉलेज की तरफ से बोला गया था कि आपको प्रोजेक्ट करना है, तो प्रोजेक्ट की चॉइस हमें खुद लेनी थी कि कैसे कौन सा प्रोजेक्ट हम लेंगे। तो सर हमने सोचा कि हम कुछ ऐसा बनाएंगे जिससे हमारे कश्मीर के लोगों को ही फ़ायदा हो, क्योंकि फिर हमें आइडिया आया कि कश्मीर में सोलर बोट नहीं है, बाकी हर एक स्टेट में सोलर बोट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, बन चुकी है। तो हमने सोचा कि हम सोलर बोट ही बनाए। सर से बात की कि हम सोलर बोट बनाएंगे और बट हम सर डल में ही वो लॉन्च करेंगे ताकि हमारे लोगों को भी यहाँ पे पता चले कि ये बहुत अच्छी चीज़ है जिससे यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो सकता है। इसमें सर पैनल सोलर लाइट लेता है, उससे सोलर चार्ज करता है, फिर बैटरियों को, बैटरी से मोटर को मिलता है पावर, मोटर से बोट चलती है। इसका पीछे थ्रोटल और स्टीयरिंग है एक ही साथ, और टाइम लगा है इसमें सर 40 डेज़, और कॉस्ट सर इसका 80,000 है। तो कितना यूज़फुल यहाँ पे रहेगा डल लेक के लिए? सर ये तो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए ये तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सभी बोल रहे थे, जैसा कि हमने देखा अभी भी बहुत सारे बोल रहे थे यहाँ पे, हम भी अब ऐसा ही वर्क करना चाहते हैं। ये इनको मानो वो मोटिवेशन मिली है इनसे थोड़ी। इंडियन ग्लोबल सोशल सर्विस के ज़ेरे एहतमाम पट्टन वाक़े ट्रामा हॉस्पिटल में एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के इश्तराक से मुनक्किद इस प्रोग्राम में लोगों को सेहत की हिफाजत और तंदुरुस्त रहने के तौर तरीकों से आगाह किया गया। प्रोग्राम के दौरान बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल और बीनाई की रोकथाम के तय भी लोगों को बेदार किया गया। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में खवातीन और लड़कियां भी मौजूद थीं। इस मौके पर खिताब करते हुए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुसर्रत इकबाल ने कहा कि बेदारी न होने के सबब समाज पर इसके गलत असरात मुरत्तब हो रहे हैं। मेरा नाम शौकत हुसैन है। मैं बहसीत प्रोजेक्ट ऑफिसर इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी कश्मीर में काम कर रहा हूँ, और आज का जो ये प्रोग्राम है ये है अवेयरनेस ऑन राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स, स्पेसिफिकली ऑन वाटर, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन ऑफ द वुमन।
तो ये जो हमारे प्रोग्राम का मुद्दा व मकसद ये है कि जो हमारी माई बहनें हैं उनको जानकारी दे, उनको बेदार करे, उनको आगाही दे कि वो जो है अपने सेहत सफाई का ख्याल बेहतरीन तरीके से रख सके, ताकि उनके जो बच्चे हैं, उनके जो आने वाला जो जनरेशन है, वो सही से मुकम्मल तौर से बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करे। जम्मू के मीर साहब इलाके के लोगों ने खुद ही चंदा इकट्ठा करके सड़क की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। गांव के लोगों की माने तो वो पिछले 5 साल से रोड की मरम्मत के लिए इंतजामिया के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके मुतालबात को लगातार अनदेखा किया जा रहा था और रोड कई जगह से टूट चुकी थी। रोड में डैमेज था जिसके आए दिन उनके हादसे हो रहे थे। तंग आकर गांव के लोगों ने खुद ही रोड को दुरुस्त करने का बीड़ा उठा लिया। पिछले 5-6 साल से प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि ये हमारा रोड जो है इसको कंस्ट्रक्ट करो, लेकिन पिछले साल सिंबल मोड़ से लेके सिंबल तक उन्होंने कंप्लीट कर दिया, बट ये कोई आधा किलोमीटर जो है ये वैसे का वैसे रहने दिया। और हम गांव वालों ने जब देखा कि बरसात का मौसम है, हमारे बुजुर्ग गिर रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चे जब स्कूल गिर जाते हैं वो गिरते हैं, तो हमने गांव वालों ने अपना पैसा कलेक्ट किया और ये खुद मजदूरी की और ये रोड जो है हमने इसका काम RBM बिछाया। हमारी प्रशासन ने किसी ने भी मदद नहीं की। बनिहाल के फागू में वाक़ मदरसा अशरफुल उलूम का 33वां सालाना जलसे का एहतमाम किया गया। जलसे में मकामी उलमाए दीन के अलावा बैरून रियासत के उलमा ने भी शिरकत की। जलसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना अनवरुल्लाह कासमी और झारखंड के कारी जमशेद जौहर ने भी शिरकत की। कुरान पाक की तिलावत के बाद खातिबों ने दीनी दरसगाहों की अहमियत और उनके किरदार पर रोशनी डाली। उलमा ने इस पर जोर दिया कि जदीद तालीम के साथ साथ बच्चों को दीनी तालीम से भी आरास्ता किया जाए। इस मौके पर हिफ्ज का दौर पूरा कर चुके हुफ्फाज की दस्तार बंदी भी की गई। आपको बता दें कि 3 दहाई कबल मौलाना रईस अहमद ने अशरफुल उलूम की बुनियाद डाली थी। दीनी तालीम का ये इलाके का सबसे बड़ा मरकज माना जाता है। जम्मू में आम जनता की शिकायतें सुनने के लिए एक अवामी दरबार का एहतमाम किया गया। गवर्नर के एडवाइजर खुर्शीद अहमद गनी ने जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में अवामी दरबार के जरिए लोगों की अपनी फरियाद खुर्शीद गनी के सामने रखी। गनी ने लोगों को उनकी परेशानियों का हल किए जाने का भरोसा दिलाया। देखिए, ये गवर्नर साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं हम एडवाइजर्स को कि पब्लिक हियरिंग के लिए ख़ास वक्त रखा जाए और पब्लिक की बात सुने, क्योंकि अब डेमोक्रेटिक रूल में तो पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या जो ग्राउंड लेवल पर पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, वो आवाम की आवाज़ एक डेमोक्रेटिक सेटअप में पहुंचाते हैं। आज भी डेमोक्रेसी है, आज भी डेमोक्रेटिक सेटअप है, लेकिन क्योंकि गवर्नर रूल है इसलिए हम पर एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आयद होती है सरकारी मुलाजमीन पर, नीचे की लेवल से लेकर ऊपर की लेवल तक, HOD लेवल तक, सेक्रेटरीज पर भी और एडवाइजर्स पर भी, कि हमें वक्त एक ईयरमार्क करना है, दिन ईयरमार्क करना है, टाइम ईयरमार्क करना है लोगों की ग्रीवेंसेस सुनने का। ऐसा परसेप्शन बन चुका है कि गवर्नर रूल में अच्छा काम हो रहा है। अब कुछ ऐसे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे जिनका काम शुरू हो गया, चाहे वो एम्स की बात है। अब जम्मू के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनका अभी भी पेंडिंग है, चाहे वो रोपवे का काम हो, चाहे गंडोला का हो, चाहे वो तवी का लेक का काम हो। क्या इसकी ओर त्वचा दी गई है? जरूर, जो भी पेंडिंग काम है, पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर गौर किया जाएगा। गौर हो भी रहा है, अटेंशन दी भी जा रही है। और जैसे मैंने कहा कि जो विद इन बजटरी प्रोविजंस है या जो जहां पर हमें फंड्स मिल सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलेंगे या स्टेट गवर्नमेंट की पूंजी से निकलेंगे, तो वो काम होंगे। सर, फंड्स की क्या कोई कमी है? क्या आपने जितने भी क्या जो DPRs पेंडिंग थी, जो कहा गया था, क्या DPRs बन चुकी हैं, वापस भेज दी गई? हाँ, DPRs जहां नहीं बनी है वहां पर बनाई जाएंगी, लेकिन
आपको पता है कि किसी भी सरकार के पास, चाहे वो सेंट्रल की सरकार हो, स्टेट की सरकार हो या किसी भी स्टेट की सरकार हो, ये जम्मू कश्मीर का नहीं है, एक लिमिटेड बजट होता है, एक लिमिटेड पूंजी होती है। अब इस साल का जैसे बजट हमारा 80-90 हज़ार करोड़ का है 18-19 का, और ये तो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से काफ़ी मदद मिलती है हमारे स्टेट को, तो हम जो भी अवेलेबिलिटी होगी स्टेट बजट में या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, तो उसको उसका पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। के साथ एक सवाल है कि आज बहुत सारे लोग मायूस होकर भी चले गए, उनको कुछ सिक्योरिटी वालों ने तंग किया, जिसमें मीडिया वाले भी हैं शामिल, उनको आने नहीं दिया, अंदर नहीं आने दिया। कुछ बुजुर्ग थे जिनको धक्के मारे गए। सर इसके बारे में सर प्लीज कुछ थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सर। देखिए, अगर जगजीवन लाल जी एक एक्स, अब ये नहीं, ऐसा नहीं है। जगजीवन लाल जी की हम बहुत इज्जत करते हैं, ये हमारे बड़े पुराने जाने हमारे मिनिस्टर थे, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी उनसे मिलूंगा। लेकिन ये है कि क्योंकि एक ही दिन रखा गया है, या तो फिर हम गवर्नर साहब की नोटिस में लाएंगे, शायद ज़्यादा टाइम हमें यहाँ गुजारना चाहिए क्योंकि लोग बहुत आते हैं, तो हम इसको देख लेंगे कि क्या कर सकते हैं। अदरवाइज 10 से 12 तक, 10 बजे से 12 बजे तक ये पब्लिक हियरिंग है। और मैंने कल भी मैं जब आया तो मैंने प्रेस के जरिए कहा था कि 5 बजे के बाद मैं डेपुटेशन सुनने के लिए रेडी हूं, तो लेकिन कम डेपुटेशंस आई। अगर कल बहुत ज़्यादा डेपुटेशंस आती, हो सकता है टाइम की वजह से वो शायद नहीं आ पाए। मीडिया तक को अलाउड नहीं किया गया अंदर आना। कुछ मीडिया तो बहुत है, अभी मीडिया तो काफ़ी है। चलो देख लेंगे, एक ये लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, इसको अंग्रेजी में लर्निंग कर्व कहते हैं। ये श्याम बिजयाल को पता होगा, ये इन्फॉर्मेशन में बड़े अफसर रहे हैं, तो अगली बार हम जो भी कमी पेशियां रही होंगी तो ठीक कर देंगे। और 2 महीने तक चलने वाली पाक अमरनाथ यात्रा पूरी होने से पहले ही बाबा बर्फानी गायब होने लगे हैं। बाबा के गायब होने से भोले के भक्त मायूस हो गए हैं। यात्रा शुरू होने से पहले बाबा बर्फानी का शेप करीब 14 फीट था, अभी सिर्फ 5 फीट ही रह गए हैं। और पिछले कई सालों से यात्रा पूरी होने से पहले बर्फ से बना शिवलिंग पिघलता जा रहा है। तकरीबन पिछले 10 सालों से ऐसा हो रहा है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने से कुछ दिन बाद ही शिवलिंग पूरी तरह से पिघल जाता है। शिवलिंग को पिघलने से बचाने के लिए इस बार एनजीटी ने फिक्र जताई थी। अमरनाथ यात्रा 28 जून को शुरू हुई थी, जो रक्षाबंधन के दिन 26 अगस्त को इख्तिताम पजीर हो जाएगी। यात्रा में अभी करीब 1 महीना बचा हुआ है, लेकिन शिवलिंग के पिघल जाने से अकीदतमंद मायूस हैं। वहीं अमरनाथ यात्रा के दौरान अब तक 2.31 लाख से ज्यादा भक्त शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। और गवर्नर NN वोरा ने अमरनाथ यात्रा से जुड़े इंतजामात की जांच की। गवर्नर वोरा ने यात्रा के इंतजाम और परेशानियों के बारे में जानने के लिए बालटाल बेस कैंप, डोमेल गेट और नीलग्रंथ हेलीपैड का दौरा भी किया। गवर्नर NN वोरा श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सदर भी हैं। उन्होंने इस दौरान कैंप में वाक़ अस्पताल का भी दौरा किया और डॉक्टर्स के साथ मुलाकात भी की। उन्होंने तमाम जिम्मेदार अफसरान से अपील की है कि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी पेश न आए। बाज़ियों की यात्रा 26 अगस्त तक चलेगी। और जम्मू के CD अस्पताल में देर रात जमकर बवाल काटा गया। दरअसल अस्पताल में मरीज की मौत के बाद डॉक्टर मोहम्मद नईम और नर्स मोनिका कौल के साथ मरीज के अहल खाना ने हाथापाई की, जिसके बाद से ही अस्पताल के बाकी के डॉक्टर्स और स्टाफ हड़ताल पर चला गया। डॉक्टर्स उनके हिफाजती बंदोबस्त को लेकर इंश्योरेंस चाहते हैं। वहीं खासतौर से हॉस्पिटल स्टाफ के हड़ताल की वजह से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक पेशेंट सिक हो गया हमारे यहाँ, तो हमने उसको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करके वहाँ पे हमने उसको रिससिटेट करने की कोशिश की। रिससिटेट करने की कोशिश का मतलब होता है कि जब पेशेंट की पल्स वगैरह फील होना बंद हो जाए तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको रिससिटेट करें, वापस जगाने की कोशिश करें। 40 मिनट तक हम वो प्रोसीजर करते रहे। रिससिटेट करने के बाद भी पेशेंट जो है वो रिससिटेट नहीं हुआ, तो हमने उस पेशेंट को डिक्लेयर
कर दिया, उसके डेट डिक्लेयर कर दिया। उसके जो साथ वाले उस वक्त वहाँ पे जो लोग थे वो थोड़े बुजुर्ग लोग थे, वो कोऑपरेटिव थे। उसके बाद क्या हुआ कि 10 मिनट के बाद कुछ लोग आए जिनमें से एक ने मेरे को भी सर में मुक्का मारा। फॉर्चुनेटली मेरे को ज़्यादा लगी नहीं, पर मेरे को मुक्का मारा जो शायद सीसीटीवी पे भी कैप्चर हो गया होगा। और उसके बाद ये हमारी फीमेल स्टाफ हैं, इनके साथ आप देख सकते हैं, धक्का धुक्का किया, गाली गलौज किया उन्होंने, उसके अलावा फिर उन्होंने शीशे तोड़े जिससे उनके अपने हाथों पे भी जख्म हुए। उन्होंने शीशे अपने हाथों से तोड़ने शुरू कर दिए, उन्होंने टेबल तोड़ने शुरू कर दिए। और ये सब हंगामा करने के बाद वो गए और तब तक हम सब जो लोग थे हम छुप गए जहाँ जहाँ हमें जगह मिली। जी क्या इंसिडेंट हुआ आपको? सर कल जब शाम को ऐसा हादसा हुआ, पेशेंट की डेथ होने के बाद जब हमने उनको इन्फॉर्म किया तो वो हमारे साथ, जो उनके साथ अटेंडेंट थे वो हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेटिव थे। उसके बाद जो दो लड़के आए उन्होंने हम पे जानलेवा हमला करने की कोशिश की। पहले अंदर डॉक्टर्स रूम में हम पे टेबल गिराया, बाद में सर बाहर उनको हमने बचाने की कोशिश की तो उन्होंने हम पे उल्टा हमला कर दिया जिसकी वजह से मेरे हाथों में आप देख सकते हैं। क्या डिमांड करते हैं? क्या सर हम सिक्योरिटी प्रोवाइड, हम सिक्योरिटी चाहते हैं, हमें सिक्योरिटी चाहिए और उनको अरेस्ट कर दिया जाए। इधर गांदरबल में तारीखी अहमियत के हामिल चिनार पार्क में बड़े पैमाने पर होने वाले तामीराती काम की मकामी लोगों ने मुखालफत की है। उनका कहना है कि इससे इलाके का कुदरती हुस्न मुतासर हो रहा है। वाज़ेह हो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के बाद तुलमुला इलाके में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग तामीर की जा रही है। तामीर के सबब चिनार के कई दरख्तों को काट दिया गया है और मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में बहुत सारी जगहें हैं जहां तामीरी काम हो सकते हैं। जिले के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर पीयूष सांगला ने कहा कि जिला इंतजामिया चिनार को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। जी सलाम से बात करते हुए यूनिवर्सिटी इंतजामिया से अपील भी की है कि तामीराती काम के दौरान चिनार की हिफाजत का पूरा ख्याल रखा जाए। काफ़ी मेहनत के बाद अब 10 साल के बाद हम कामयाब हुए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी गांदरबल जो कि इसका अलर्ट हुई थी, अब गांदरबल उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और कुछ कोर्सेज यहाँ पे स्टार्ट हो गए। लेकिन कुछ दिनों से सुना कि इन्होंने चिनार बाग गांदरबल जहाँ पे पहले फिजिकल कॉलेज की कुछ उनका जो रेस्ट हाउस है उन्होंने टेम्परेरी ऑक्यूपाई किया था। अब उन्होंने उनको ट्रांसफ़र किया था CUK फॉर टेम्परेरी अकोमोडेशन। बट बदकिस्मती ये है कि उन्होंने आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन परमानेंट कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए। चिनार हमारा एक स्टेट का एक स्टेट ट्री बोलेंगे उसको, और जो यहाँ पे चिनार बाग है वो गांदरबल की शान है। गांदरबल का जो फेस है वो वही है कि वो काफ़ी टूरिस्ट के लिए वो ट्रांजिट कैंप है। यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे काम चल रहा है, तुलमुला में काम चल रहा है। वहाँ पे आप लोगों ने जो कुछ ऑब्जेक्शंस उठाई थी पहले उन्होंने विड्रा किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वहाँ पे ज़मीन अच्छी है, अगर इनको कंस्ट्रक्शन करना ही है बेहतर होता कि अगर वहाँ पे ही कंस्ट्रक्शन करें। देखिए हमने पहले भी बोला कि इसमें कुछ लोग साजिश कर रहे हैं कि यहाँ पे गांदरबल वहाँ पे जो तुलमुला में जो काफ़ी ज़मीन उनको अलॉट होगी वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो सकती है। या इसके बाहर भी वी हैव लॉट ऑफ अदर लैंड अवेलेबल इन द नियर बाई एरिया जहाँ वो टेम्पररी या परमानेंट भी कोई स्ट्रक्चर्स उनको अलॉट कर सके वो बना सकते हैं। उधर जिला सदर मकाम में रहने वाले शहरी इन दिनों एक नई मुसीबत से दो चार हैं। मेन मार्केट में सड़कों पर आजाद फिर रहे घोड़ों की बढ़ती तादाद से शहर का पूरा ट्रैफिक निजाम चौपट हो गया गांदरबल में। इसकी वजह से अक्सर जाम लग जाता है। सड़कों पर गंदगी के अलावा इसकी वजह से एक्सीडेंट का भी खतरा बना रहता है। दरअसल घोड़े के मालिक काम निकलने के बाद उन्हें आजाद छोड़ देते हैं। चारा न मिलने की वजह से घोड़े खाने पीने के लिए बाजार का रुख करते हैं, जिसकी वजह से राहगीर, गाड़ी सवार और दुकानदारों को खासी परेशानी होती है। इस हवाले से बल्दिया के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बात की गई तो पता चला कि ये कोई संजीदा मसला नहीं है। ये दिन में रात में कहाँ जाते हैं, इनको आवारा नहीं छोड़ना है। इनको घर में घास फूस डालना होता है, लेकिन वो आवारा छोड़ते हैं जिसमें हमारे यहाँ पे ट्रैफिक में खलल पड़ती है, लोगों को बड़ी से बड़ी मुश्किलात पेश आती है। और मैंने यहाँ इमेजिन किया है दिन ब दिन रोज़ ब रोज़ इनमें इजाफा होता है और उनको चाहिए ये अपना घोड़े जिन के हैं वो अपने घर ले जाए। और साथ साथ मैं म्यूनिसिपलिटी हुकाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो हमारा म्यूनिसिपलिटी एरिया है इसमें वो जितने भी ये आवारा घोड़े हैं या गाय बकरियां हैं उनको उठा के ले जाए। तो नाज़रीन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से वक्फे के लिए, लौटेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस।
आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। बांदीपुरा जिले का पहाड़ी इलाका वेवन आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। जिला हेडक्वार्टर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ इस इलाके में आज तक पक्की सड़क नहीं पहुंची है। एक हॉस्पिटल है, लेकिन महीनों से डॉक्टर और स्टाफ का दीदार नहीं हुआ। वेवन का ये इलाका तकरीबन 700 अफराद पर मुश्तमिल है। ये एक पहाड़ी गांव है जहां आज तक सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात भी गांव वालों को फराहम नहीं कराई जा सकी है। तिब्बी सहूलियात के नाम पर इलाके में एक सब हेल्थ सेंटर जरूर कायम है, लेकिन यहां भर्ती होना खतरे से खाली नहीं। मरीज अपने रिस्क पर ही यहां दाखिल होता है। इमारत देखकर ही आप अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ मरीजों का किस तरह इलाज किया जाता होगा। मकामी लोग इसे अस्पताल कम गायों के तबेले के शक्ल में ज्यादा जानते पहचानते हैं। देखो यहाँ पे अगर पेशेंट आएगा तो वो खुद बीमार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कैसा एनवायरनमेंट भी अच्छा तो, लेकिन सफाई भी नहीं है। ये अलग होनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा नहीं है। तो मकान में किचन भी साथ में है, साथ में काउशेड है। यहाँ कोई रोड नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, पानी नहीं है। यहाँ हमें बहुत मुश्किलात होते हैं। यहाँ जब कोई बीमार होता है हमारे गांव में, फिर वो यहाँ से खतरनाक बीमार होते हैं, फिर यहाँ चारपाई के ऊपर लेते हैं। सब सेंटर पर डॉक्टर और मुआविन अमला भी तैनात है, लेकिन इनकी मौजूदगी सिर्फ कागजों पर ही है। महीनों हो जाते हैं, उसके बाद सेंटर का एक आध अमला दिखाई देता है। सीरियस मरीजों को दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से गुजरकर जिला अस्पताल पहुंचाया जाता है। मरीज की किस्मत अच्छी हो तो वो बच जाता है, नहीं तो लोग सब्र कर लेते हैं। हम डांज वो क्या कहते हैं, जिस तरह वो लेते हैं वो चारपाई पे हम यहाँ से तकरीबन 8 आदमी लेते हैं। उस तक अगर अल्लाह का हो तो बच जाएगा, नहीं तो रास्ते में मर जाता है। जो भी यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल अजीज है वो खैर का है, वो कभी आता है। आज तकरीबन उसको 2 महीने यहाँ पे वो आया नहीं है। दूसरा यहाँ पे 8 का एक लगाया है, जो अस्पताल में लड़के ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, वो सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, उसको यहाँ पे भेजा है। एक्चुअली वो यहाँ पे भेजे, वो सीखने के लिए वहाँ जाते हैं। वो यहाँ पे क्या सीखेगा, वो हमें पूछ रहा है कि ये दवाई किसके लिए है। जी सलाम की टीम ने जब सेंटर का मुआयना किया तो बहुत सी दवाएं ऐसी मिली जो एक्सपायर्ड हो चुकी थी। इस हवाले से जब ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से बात की गई तो वो किसी भी सवाल का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए। उल्टे वो ड्यूटी से गायब रहने वाले मुलाजमीन का ही दिफा करने लगे। 2-3 महीनों से वहाँ पे सिक्योरिटी रीजन की वजह से वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है और किसी को भी परमिशन नहीं है। मैंने खुद मैंने ट्राई की, मैंने कहा मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन वो फौज के उनके अपने ज़वाबत हैं, अपना उनका कानून है, उन्हें किसी को वहाँ जाने की परमिशन नहीं दी। मैंने खुद कोशिश की थी, उनसे मिले थे, उन्होंने कहा यार ऑपरेशन 2-3 महीनों से चल रहा है वहाँ पे, तो ऑपरेशन के बाद हम आपको अलाउ करेंगे जाने के लिए। हो भी सकता है, ऐसा नहीं, हम बिना डिनाई के कोई 10 टैबलेटें 50 टैबलेटें एक्सपायर भी होंगी। बीएमओ के इस इल्जाम की न तो गांव वालों ने तस्दीक की और न ही जी सलाम के इल्म में ऐसी कोई बात आई जो उन्हें सच्चा साबित कर सके। बांडीपुरा से जी सलाम के लिए शहजाद भट्ट की रिपोर्ट। इधर अनंतनाग जिले के तेलवानी इलाके में अरपत नाले पर पक्का पुल न बनने से मकामी लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इलाके में रहने वालों की तादाद हजारों में है, जिन्हें एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए बेहद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के दिनों में तो मकामी लोग जान जोखिम में डाल करके इस पर से गुजरते हैं और सियासी लीडरों की यकीन दहानी के बाद भी ये लोग मायूस हो चुके हैं। मकामी लोगों ने गवर्नर से पुल तामीर करवाने की अपील की है। बादल थोड़े ही छा जाते हैं आसमान पे, तो जो ही बूंदाबांदी लगती है तो हमारी औरतें, हमारी माएँ बहनें ऊपर से चलाने लगती है। कुछ तो फ़ोन पे भी बात करते हैं कि आप वापस आ जाओ क्योंकि सैलाब आएगा। और जो ही थोड़ी ही पानी आता है दरिया में तो हम हर साल हम 10-20 सफ़ेदे कभी काटते हैं, कभी बेद के दरख्त, कभी कुछ और तो लगाते हैं। आप देखते हो कि ये खंबे जो है इनको जो ही हम एक दिन लगाते हैं तो 2-3 दिन के बाद थोड़ी ही बारिश ऊपर से गिरती है तो फिर वही हाल होता है। सोपोर के अलसफा कॉलोनी के लोग पहले तो रोड और नाले के मुतालबात को लेकर सरकार के खिलाफ एहतजाज करते हैं, फिर जब सरकार रोड बनाने का काम शुरू करती है तो मकामी लोगों का एक तबका उनके काम में खलल डालने की कोशिश करता है। सोपोर के दुआबगाह रोड पर, खासतौर से दुआबगाह रोड पर महकमा R&B की जानिब से रोड बनाकर बरसाती पानी निकालने के लिए पुलिया निकाले गए हैं, जिस पर मकामी लोगों ने एतराज जताया और पुलिया निकालने से रोक दिया गया। अब जब रोड पर खासतौर से मैक्टेमाइजेशन का काम चल रहा है तो इंतजामिया ने बंद पुलियों को ब्लॉक
कर दिया है, जिस पर कॉलोनी के दूसरे तबके के लोगों को एतराज हो गया है। लोगों के एक ग्रुप ने इस पर अपना एतराज जताया और वो रोड को तोड़ने तक की धमकी दे रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिये को ब्लॉक करने से बरसाती पानी बाहर नहीं निकल पाएगा और लोगों को आने जाने में परेशानी होगी, जिस पर आरएनबी डिपार्टमेंट ने सलीम अख्तर के हवाले से कहा कि वो पानी निकालने के लिए 2 पुलिये बनाने वाले हैं। अगर लोग पहले ही उनकी बात मान लेते तो उन्हें बरसात के पानी के जमा होने का डर नहीं होता। कुपवाड़ा के शनाऊ इलाके में वाक़े मावेर नाले के पास स्टोन क्रेशर यूनिट की वजह से इलाके की खेती मुतासिर हो रही है। मकामी लोगों ने इलीगल माइनिंग और स्टोन क्रेशर यूनिट से होने वाले नुकसान को लेकर गवर्नर से कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि इलाके में वाटर लेवल कम होता जा रहा है। साथ ही गैर कानूनी तरीके से माइनिंग की वजह से कुछ ही दिन पहले 2 नौजवानों की डूबकर मौत हो चुकी है। उन्होंने स्टोन क्रेशर यूनिट को दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने और गैर कानूनी तौर पर लगाए जाने वाले खासतौर से डोजर पर रोक लगाने की मांग की है। जम्मू में इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुकम्मल कर चुके नौजवान नौकरी न मिलने से मायूस हैं। नौकरी के मुतालबे को लेकर बेरोजगार इंजीनियरों ने जम्मू डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि मुख्तलिफ महकमों में आसामियां खाली होने के बावजूद सरकार उन्हें पुर करने की कोशिश नहीं कर रही है। सिविल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर डिग्री हासिल कर चुके नौजवान गुजरती उम्र को लेकर भी फिक्रमंद हैं। बेरोजगारी के सबब अक्सर उन्हें रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब के ताने भी सुनने पड़ते हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि खाली पड़ी जगहों को जल्द अज जल्द भरा जाए। उन्हें उम्मीद है कि बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार फराहम करने के लिए गवर्नर इंतजामिया ठोस कार्रवाई करेगा। गांधीनगर गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज में दाखिला न मिलने से नाराज ग्रेजुएशन का कोर्स कर रही तालिबात ने पुरजोर एहतजाज किया। नई एडमिशन पॉलिसी के तहत तलबा को करीब से कॉलेजेस में दाखिला लेने की हिदायत दी गई है। तालिबात का कहना है कि एडमिशन न मिलने से उनके 2 साल बर्बाद हो जाएंगे और 3 साल का कोर्स पूरा करने उन्हें 6 साल लग जाएंगे। दरअसल इस दौरान कोर्स दूसरे कॉलेज में एडमिशन के फैसला तालिबात के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। उनका कहना है कि बीच कोर्स के दौरान उन दूसरे कॉलेज में वो क्यों एडमिशन लें। दूसरी जानब कॉलेज की प्रिंसिपल का कहना है कि लड़कियां पॉलिसी को समझ नहीं पा रही हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियां पास के कॉलेजों में दाखिला ले सकती हैं। हमें ये दिक्कत है, हमें ये फीस सेमेस्टर एडमिशन नहीं दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं 50 क्रेडिट चाहिए जो कि 12 क्रेडिट बनते हैं और हमारे यहाँ 10 क्रेडिट्स बोलते हैं नेक्स्ट एडमिशन ले लो। हमने बोला ठीक है नेक्स्ट ईयर ले लेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर बोल रहे हैं हमें क्लस्टर यूनिवर्सिटी मिलेगी फर्स्ट सेमेस्टर में और उस वजह से हमारे 3 साल वो है और 3 साल ये हैं जो हमें 2 साल कॉलेज में लगाए और 1 साल जो हम घर में बैठे 6 साल हमारी ग्रेजुएशन बोले पूरी होगी। तो ये कह रहे हैं क्लस्टर के अंडर हो गया हुआ है और हम एडमिशन नहीं दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लो। क्यों जान किसी और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कि यहाँ पे वो हो सकता है, वो नहीं कर रहे जान के हमें गुमराह कर रहे हैं कॉलेज वाले। एक तरफ मुल्क के दूसरे हिस्सों में बिल्डिंग गिरने की वारदातों ने हलचल मचा रखी है तो वहीं दूसरी तरफ रियासत के कई मकामात पर सरकारी इमारतों में दरार पड़ चुकी है और कभी भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। ये गुलमर्ग के प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग में भी कई दरारें पड़ गई हैं। और सोपोर में जेकेसीए की जानिब से कराए जा रहे वुलर प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का फाइनल मैच बिजबेहरा स्पोर्ट्स क्लब और सीसी हमहामा के बीच खेला गया। मैच को सीसी हमहामा की टीम ने आसानी से जीत लिया। जेकेसीए के चेयरमैन सैयद हमायूं कैसर ने खिलाड़ियों को इनामात तकसीम किए। मैच के बाद सहाफियों से बातचीत के दौरान ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि इस तरह के टूर्नामेंट मुनक्किद करवाने का मकसद नौजवानों को नशे की लत से दूर रखना है। रियासत में बाइक और साइकिल रेस को फरोग देने के बेहतरीन मौके हैं, लेकिन निचली सतह पर ज्यादा तवज्जो न दिए जाने के सबब बासलाहियत रेसर्स सामने नहीं आ पा रहे हैं। सोपोर का 22 साला मन्नान हसन ऐसा ही एक साइकिल राइडर है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी और रियासती सतह पर कई मेडल हासिल कर चुका मन्नान आज भी एक आदत प्रोफेशनल रोड बाइसिकल खरीदने के लिए दर दर भटक रहा है। उसकी माली हैसियत इतनी नहीं है कि लाखों खर्च करके वो रेसर्स बाइसिकल खरीद सके। सेकंड हैंड खरीदी गई बाइसिकल से ही मन्नान प्रैक्टिस करता है। वादी में क्रिकेट को फरोग देने के लिए विक्टोरिया क्रिकेट क्लब बारामूला की जानिब से क्लब के 30 साल पूरे होने के मौके पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम के दौरान T20 क्रिकेट मैच भी खेला गया। मैच के बाद खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए।
तो नाज़रीन, कश्मीर एक्सप्रेस पे फिलहाल इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर। थोड़ी देर बाद यानी 8 बजे आप देखेंगे हमारा बेहद खास प्रोग्राम ग्राउंड जीरो खुर्शीद रब्बानी के साथ।